हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लोग लगातार परेशान हैं कि ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच का मामला है किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें अमेरिका का भी इनपुट लगातार है। तो आखिर क्या है मामला, साथ में ये इम्पैक्ट अगर होता है तो जो हर एक आर्टिकल, हर एक मैगजीन ये कह रही कि अगर ये हुआ तो स्टॉक मार्केट गिर सकता है। क्रूड ऑयल के जो प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं उसमें भी इस वॉर का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो क्या है कहानी, किस तरीके से है। तो आपको पता है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के कारण तनाव बढ़ चुका है। वहीं पर जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है उन्होंने यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में जितने भी अमेरिकी कर्मचारियों के परिवार हैं उनको कहा है भैया आप वहां से छोड़ दीजिए, रविवार तक देश छोड़ दीजिए, क्योंकि रसिया का हमला कभी भी हो सकता है। तो ये कई सारी कहानी है कि क्या है। तो इसमें हमने तीन पार्ट में, एक ही वीडियो को तीन पार्ट में रखा। पहला, ये आखिर रसिया और यूक्रेन की मोहब्बत क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। दूसरा, इसमें एक नेचुरल गैस के पाइपलाइन का मामला है, वो क्या है। तीसरा, कि ये जो वॉर है वो होने से क्यों स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी बात कही जा रही है। तो इन सब चीज को एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप 1.5x स्पीड पर इसको देखें, लेकिन अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो फिर कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे रात के 8:30 बजे जब भी मैं लाइव आता हूं, कुछ ट्रेड देता हूं उस वीडियो में, तो उससे हमारी परिवार कमाए और भाई को दुआ में याद रखें। तो सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन के रिश्ते को जानेंगे, क्योंकि अगर यही नहीं पता है तो ये वॉर क्यों हो रहा है, करेक्ट है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो देखिए, सोवियत संघ जब खत्म हुआ तो उसके खत्म होने के 3 साल पहले यूक्रेन को आजादी मिली। हालांकि इसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार, इंटरनल इशू को लेकर वो संघर्ष कर रहा था। अब यहां पर पश्चिमी यूक्रेन पश्चिम यूरोप के साथ अपने रिलेशनशिप को समर्थन देता था। वहीं पर देश का जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस से संबंध बना के रखता था। ये समझिएगा, यानी दो हिस्से बट गए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। अब यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जो खराब रिश्ते हैं उसका पीक आया फेब 2014 में। उस साल रूस समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर जानकोविच के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए। बाद में इन प्रदर्शन को रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया। लेकिन ठीक इसी वक्त रूस ने क्या किया, बलपूर्वक क्रीमिया को अपने में शामिल कर लिया। उस समय यूक्रेन के हालात बहुत ही नाजुक थे और एक अस्थायी सरकार और बिना तैयार सेना के आत्मरक्षा के लिए जूझ रही थी, जो कहीं से भी फाइट करने के योग्य नहीं थी। पुतिन उसी समय तत्काल पूर्वी यूक्रेन के डोंबास क्षेत्र पर हमले के लिए बढ़ गए, क्योंकि वहां पर जो पूर्वी का एरिया था उनके फेवर में था, वो किसी भी हालत में जाए नहीं। इसी दौरान यूक्रेन की सरकारी सेना और रूस समर्थित अलगाववादी के बीच संघर्ष हुआ। 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये वो छोटी छोटी कहानी है जहां पर ये रूस और यूक्रेन के मामले को आपने समझा। अब यहां पर क्या चाहते हैं यूक्रेन के लोग, तो डोंबास में जो रूसी सेना ने किया और क्रीमिया को रूस ने शामिल किया, इससे यूक्रेन के पश्चिम यूरोप समर्थक को और भी ज्यादा भड़का दिया, वो बिल्कुल एंगेंस्ट हो गए। वहीं यूक्रेन की सरकार ने क्लियर कहा है कि 2024 में यूरोपियन यूनियन सदस्यता के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही नाटो के साथ जुड़ने की महत्वाकांक्षा भी जताई है। 2019 में सत्ता में आने वाली यूक्रेनी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और आर्थिक सुधार के लिए कैंपेन शुरू किया। सितंबर 2021 में 81% यूक्रेन के लोगों ने कहा कि वो जो पुतिन है उनको एज अ निगेटिव पर्सन मानते हैं, 81% लोग। तो इससे साफ जाहिर है कि यूक्रेन के लोग रूस के साथ जाना नहीं चाहते हैं। अब पुतिन यूक्रेन हमले की धमकी क्यों दे रहे हैं, तो असल में यूक्रेन के खिलाफ जो सैन्य इस्तेमाल के पीछे पुतिन की उसे दंड देने की मानसिकता है। पुतिन को पश्चिम राजनेताओं के साथ डील करने का ओल्ड एक्सपीरियंस है। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि पश्चिम के राजनेता रिटायरमेंट के बाद रूसी कंपनियों से जुड़ना पसंद करते हैं। वहीं अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप के बाद भी जो पश्चिमी देश है उसकी तरफ से रूस पर
बैंड टाइप की ही कहानी है। इन सारी बातों से पुतिन ने अनुमान लगाया कि पश्चिमी देशों का रूस के प्रति क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर होते हुए वो नहीं चाहते हैं कि ये जाए, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, जो मैंने कहा ना कि ये एक बाहरी दिखाने की कहानी है, अंदरी कहानी कोई और है। वहां पर अमेरिका भी इसके अंदर क्यों आ रहा है उसको भी हम देखेंगे और वो उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि वार का मामला क्यों किस तरीके से। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए, रसिया दुनिया का वो देश है जिसके पास नेचुरल गैस का भंडार है, और रसिया एक गैस कंपनी है रसिया में जिसका नाम है गैज़प्रोम। ये रसिया सरकार की कंपनी है और इसके जरिए गैस और ऑयल से जो प्रॉफिट होता है वो रसिया के सालाना बजट का करीब 40% है। तो आप इसी से समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी यूरोप में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाती है और यूरोप इस कंपनी का बहुत बड़ा बाजार है। यही है वो की पॉइंट जिसको आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या था, 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था, और जिन देशों से ये पाइपलाइन गुजरती थी रूस को उस देश को ट्रांजिट फी देनी पड़ती थी, और उस देश में एक देश था यूक्रेन। अब गैज़प्रोम कंपनी की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती थी, इसके लिए रूस को करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फी के जरिए यूक्रेन को देना पड़ता था। और ये पता है यूक्रेन के सालाना बजट का 4% था। आप इसी से समझ लो कितनी मोटी रकम यूक्रेन को मिल रही थी। मगर 2014 के बाद यूक्रेन के साथ रिश्ता खराब होते ही यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका अपनाया। उसने तय किया यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा, और इस बार ये पाइपलाइन यूक्रेन से नहीं जाएगी। इससे यूक्रेन आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि 4% सालाना बजट का मामला बहुत मायने रखता है। इसी बीच रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन शुरू की। ये रूस की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और खर्चीली परियोजना थी। इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत $10 बिलियन है, और इस पाइपलाइन के जरिए रूस अब सीधे यूक्रेन को काट कर जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस ने उसे सस्ते दाम पर गैस देने का समझौता किया है। अब यहां पर कहते हैं कि इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर तैयार, रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम अब यूरोपियन रेगुलेटर की मंजूरी की इंतजार कर रही है। मंजूरी मिलेगा और पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू। यहां पर जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर डिपेंड है। अभी तक रूस की यह सप्लाई लाइन यूक्रेन से जाती थी, और 2 साल पहले हुए समझौते के मुताबिक यूक्रेन को इसके एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब देने थे। रूस, यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा इसी पाइपलाइन से जाता है, जिसके लिए यूक्रेन को पैसे मिलते हैं। अब रूस की जो गैस और नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो करीब 53,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सामने प्रॉब्लम क्या है, ये पाइपलाइन बहुत पुरानी है और जर्जर है, अक्सर लीक होती है, अक्सर समस्या क्रिएट होती है, और इसके लिए रूस ने वो नया बनाया। बट इस नई गैस पाइपलाइन ने यूक्रेन के लिए एक विवाद को जन्म दे दिया। एक ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ अमेरिका। अब यहां घुसता है अमेरिका। रूस की इस गैस पाइपलाइन से किसे क्या दिक्कत है, यही तो खेल है। तो यूक्रेन खुद को बाईपास किए जाने से नाराज होगा, क्योंकि अब तक ट्रांजिट फी के तौर पर जो $33 बिलियन रूस उसे देता था अब नहीं मिलेगा। यूक्रेन का कहना है उसे जानबूझकर बाईपास किया गया है रूस ने, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर कर सके, और इसीलिए यूक्रेन वो जो नई पाइपलाइन बनी है उसको शुरू करने के खिलाफ है और वो चाहता है रोक लगे। पोलैंड भी इसका विरोध कर रहा है क्योंकि रूस ने उसे भी बाईपास कर दिया है। अब आप कहोगे अमेरिका को क्या दिक्कत, उसकी 2 दिक्कत।
पहली अब तक अमेरिका जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता था। कीमत ज्यादा थी यानी अमेरिका कहता था मैं तो अकेला, जो मन वो प्राइस। तो रूस ने जब जर्मनी के साथ सौदा किया तो उसमें गैस की कीमत अमेरिका से होगी कम, तो जाहिर है अमेरिकी कंपनी को होगा नुकसान। और अमेरिका की दूसरी कंपनी जो दूसरी परेशानी है, ये नई गैस पाइपलाइन पूरे यूरोप को ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर कर देगी। इससे रूसी जो राष्ट्रपति हैं और ताकतवर बनकर उभरेंगे, इसलिए अमेरिका भी लगातार विरोध कर रहा है। अब यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच समुद्र के नीचे से जाने वाली पाइपलाइन है। इसके जरिए रूस बहुत तेजी से बहुत अच्छे क्वांटिटी में सप्लाई कर पाएगा और ये पाइपलाइन जो है बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगी। तो इन मामलों के कारण यूक्रेन को डर है कि कमाई हो जाएगी बंद, और अगर बंद हो गई तो आर्थिक वो जो प्रॉब्लम आएगी वो झेलना कहीं से मुश्किल है। वहीं अमेरिका की मंशा है कि जर्मनी समेत यूरोप को अपनी तेल और गैस बेचे, और ऐसे में ये दूसरी पाइपलाइन प्रॉब्लम, तो अमेरिका यूरोप पर विरोध करने का दबाव बना रहा है। और इतना ही नहीं, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस, पोलैंड जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्री इस दूसरे गैस पाइपलाइन को, गैस का जो रेगुलर ट्रांजिट रूट है उससे कमजोर होगा, और वहीं पर रूस पर यूरोप की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, ऐसा करके इसको प्रमोट कर रहे हैं। यानी सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ड्यू टू दैट रीजन ये सारा मामला आ रहा है। जर्मनी यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ है, लेकिन वो रूस के साथ गैस की डील से पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि जर्मनी के पास भी बहुत पैसे बचेंगे। जर्मनी को ऊर्जा के लिए गैस पाइपलाइन की बहुत सख्त जरूरत है, और रूस की मदद से जर्मनी 26 मिलियन जर्मन घर में एनर्जी पहुंचाएगा, वो भी सस्ती कीमत पर। अमेरिका और यूरोप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुतिन इससे बहुत ताकतवर और कंट्री बहुत ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा यूरोपियन मामला बढ़ेगा। इसलिए यूरोप जो यूक्रेन है पर हमले से रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश रूस को धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ किया तो इस गैस पाइपलाइन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी जाएगी। यूरोपियन देश, यहां तक कि जर्मनी भी रूस से गैस नहीं खरीदेगा। खुद जर्मनी ने कहा है अगर रूस पर ऐसा कोई सैंक्शन होता है तो जर्मनी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी नेटो के फैसले के साथ ही जाएगा, यानी वो भी रसिया को प्रमोट नहीं करेगा। बट ओवरऑल आप देखो हर एक कंट्री यहाँ पर किस तरीके से अपने फायदे में है, और उन सब चीजों के मद्देनजर कहानी शुरू होती है रसिया और यूक्रेन के पुराने रिलेशन से। उस पुराने रिलेशन में किस तरीके से अनबन हुई, नोकझोंक हुई, इंटरनल अनसेटिस्फैक्शन हुआ जो कंट्री लेवल पे हुआ, विद्रोह हुआ, फिर ये बिजनेस का मामला, और इस तरीके से ये चीजें बढ़कर इस लेवल पर पहुंच गई। तो ये वो सारा मामला है जहां पे अमेरिका भी आया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल चार्ट पे। सबसे पहले तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि एक चार्ट है किस तरीके से क्रूड, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रसिया और यूक्रेन टेंशन के बाद बढ़े। ये चार्ट से आपको ये बहुत क्लियर पता चल जाएगा कि जो भी लोग दूसरे रीजन दे रहे हैं वो कहीं से वैलिड नहीं है। जो सबसे मेजर रीजन है वो रसिया और यूक्रेन टेंशन का है कि वो स्टार्ट होते ही ये ब्रेंट क्रूड है जो लगातार ऊपर, ये प्लैटिनम है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है जो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो पहली कहानी ये है जो आपको क्लियर कर दी कि नहीं भैया रसिया और यूक्रेन का ही सबसे बड़ा हाथ है। क्रूड, ब्रेंट क्रूड लगातार नया हाई बना रहा है, जिसमें कल भी ट्विटर पे हमने शेयर किया था, और यही वो रीजन है कि जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये मामला जितना बढ़ेगा क्रूड नया हाई बनाएगा, और क्रूड अगर लगातार हाई बनाता है तो स्टॉक मार्केट पे क्लियर कट इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रेशर सामने में है। उसके बाद दूसरा क्या है जहां पे बात हो रही है महंगाई की, फूड इन्फ्लेशन। यहां पर मेजर एक्सपोर्टर अगर ग्रेन्स में आते हैं तो यूक्रेन, रसिया सबसे मेजर में आते हैं, जहां पे यूक्रेन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न में, और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट में। ध्यान से ये डेटा को देख लीजिएगा। ये वो चीजें हैं जिसके कारण अगेन आपके सामने फूड प्राइस, फ्यूल इन्फ्लेशन प्रेशर जो लगातार
हाई बना रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके बाद। रीजन आपने देख लिया किस तरीके से ये कनेक्टेड है, किस तरीके से यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में काउंट हो रहा है। तो यानी जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में काउंट हो रहे हैं वो किस तरीके से इशू कर रहे हैं वो आपके सामने। उसके बाद करते हैं नेचुरल गैस और ऑयल में। तो रसिया पे जो डिपेंडेंसी है 35% नेचुरल गैस की, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया, तो उस पर मैं नहीं आऊँगा। बस आपके सामने ये है कि यूरोपियन गैस प्राइस हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर ऑल दिस ड्रामा जो आपके सामने है, क्योंकि उस पाइपलाइन की सारी स्टोरी को मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिया। साथ में बात करते हैं रीजनल बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड एंड करेंसी, यानी जो स्थानीय, रीजनल का मतलब स्थानीय, तो वहां पर भी लगातार ये जो है आपके सामने है कि किस तरीके से वैल्यूएशन गिर रही है। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही। वहीं पर कहानी यही नहीं रुकती है। रशिया कभी भी घुस सकता है अंदर यूक्रेन के, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है। कभी भी, एनी टाइम। ये यूएस की वार्निंग है और वो चाह रहे हैं कि जो भी वहां के लोग हैं वो वापस आ जाए। लेकिन वहां पर रशिया कह रहा है कि भैया ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। यानी अगर आप गौर करो तो शायद जिसे अटैक करना है उससे उतनी जल्दबाजी नहीं है जितनी जल्दबाजी इस मामले को आग लगाने में अमेरिका के द्वारा है। यानी एक हाइप क्रिएट हो तो दूसरी कंट्री प्रेशर बनाए, और वहां पर ये सारी चीजें मिलकर इन्फ्लेशन आपके सामने, क्रूड ऑयल आपके सामने, करेंसी आपके सामने, नेचुरल गैस आपके सामने, और किसी भी बड़ी सिंपल भाषा में जब वॉर की कंडीशन आती है, बहुत ही मैंगो पीपल की भाषा में, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती ही होती है। और वहां पर अगर अमेरिका और रसिया जैसा दो दिग्गज हो तो वहां पर और कुछ बचता नहीं है। तो ये वो रीजन है जिसके कारण स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मामला ठंडा होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, जैसे आपके सामने है, और जैसे ही मामला गर्म होता है, थोड़ी भी न्यूज़ फ्लो होती है, मार्केट गिरने लगता है। तो ये ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल कल भी एक मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था क्या स्टॉक मार्केट 7 टाइम क्रैश होगा। इसमें भी कुछ वैलिड रीज़न मार्केट के साथ हमने शेयर की थी कि मार्केट में क्या बात चल रही है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या लेना है। क्योंकि मैं बार बार कहूँगा, मेरी कोशिश है मार्केट में जो आर्टिकल आ रहे हैं उससे डर को निकाल के उसका सही मीनिंग आपको बताना है ना। तो उसमें ये है मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मार्केट में इस तरह की कहानी अगर बनती है, एक तो बहुत मुश्किल लगता है कि वॉर जैसी कंडीशन होगी, बट जो भी चीजें निकल के आती है, जो अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट है वो एक अंडर प्रेशर है, जहां पे मैं लगातार कह रहा हूं 2022 बिग लर्निंग का साल होने वाला, बिग लर्निंग का साल। और उस बिग लर्निंग के साल में हमें बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है क्वालिटी स्टॉक पर, जिसके वैल्यूएशन सही हो गए हों, और एसआईपी मोड में। क्योंकि अगर आप 2020-2021 के बम्पर रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं तो वो 2022 में बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसको दिमाग से निकालते हुए एक सही स्ट्रेटजी, जहां पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते में लेने के बारे में सोचना, और एसआईपी मोड में, जिससे थोड़ा थोड़ा पैसा आपका जाएगा। और ये कहानी पूरी इस तरीके से है। तो मेरी इस मेहनत को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और कुछ अगर रसिया यूक्रेन का पॉइंट छूट गया हो तो वो भी कमेंट में बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी सीखें, समझें और कमाएं। थैंक यू सो मच।